वेलकम टू द ब्लैक होल। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। ये शेर आपने हमेशा सुना होगा। आज हम सितारों पे तो शायद कुमंद नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ मिलती जुलती चीज़ पर कुमंद डालने की कोशिश करेंगे। हाउ टू डिस्कवर एस्टेरॉइड्स, अ हैंड ऑन वर्कशॉप, ये है आज के हमारे सेशन का उन्वान। इसमें हम क्या सीखेंगे और कैसे एस्टेरॉइड डिस्कवर कर सकते हैं ज़मीन पर, बल्कि इस ऑडिटोरियम में रहते हुए। ये आपको बताएंगे हमारे आज के स्पीकर रहमोस अयूब। अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और ही इज़ अ स्पेस इंथुजियास्ट बाय हार्ट। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये अपना इल्म जो है दूसरों तक बांटने पर यकीन रखते हैं। एंड ही इज़ हेयर टू प्रमोट स्पेस एजुकेशन फॉर एवरीवन, जो यहाँ पे मौजूद है या जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। ये मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम कैसे कहकशाओं तक पहुँच सकते हैं जब तक हम ज़मीन से निकल के ऊपरी सतह का हम जहन नहीं बनाएंगे और इल्म नहीं हासिल करेंगे। आज का सेशन उसकी तरफ एक अहम कदम है। सिर्फ ये कीजिए कि अपने सेल फोन जो हैं वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि हम इस सेशन का आगाज़ कर सकें। रहमोज, अब आपके हवाले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन जो है वो मेरा आपके दरम्यान में कुछ गुफ्तगू होगी और साथ हम कुछ सीखेंगे कि ये काम जो है जो हम आज यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं किस तरह होता है। तो इससे पहले कि शुरू करें, तो आप में से किसी ने डोंट लुक अप देखी हुई है? देखी हुई है। तो क्या होगा अगर वैसा ही कुछ जिस तरह का उसमें एस्ट्रॉइड्स जिस तरह होते हैं कि आके अर्थ पे टकरा रहे होते हैं, तो अगर उस तरह का ही कुछ मामला आजकल होता है तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तो एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो ना सिर्फ मतलब अभी तो माइनिंग वगैरह के हिसाब से हम बात करते हैं कि एस्ट्रॉइड्स में बहुत सारी रिसोर्सेज होती है, ना सिर्फ उस हवाले से इंपॉर्टेंट है बल्कि इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें टकरा ना जाए या फिर मतलब एक मैस एक्सटिंक्शन का सबब ना बन सके। तो ये दोनों तरफ से ये चलता है। और अगर आप प्लीज़ प्रोजेक्टर चलवा दें तो ज़्यादा तो लोगों को यही खतरा रहता है कि हमारे पे एस्ट्रॉइड आके टकरा जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा फ़ायदा जो अपोजिट साइड है वो ये है कि हम एस्ट्रॉइड्स पे अभी ओसाइरस रेक्स एक मिशन भी था जो बेनू एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है उससे जाकर उसने सैंपल कलेक्ट किए थे, तो उसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, बताएंगे कि एस्ट्रॉइड्स किस तरह डिस्कवर होते हैं। एक और जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन साइंस प्रोग्राम का, वो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। और एंड पे एक ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन है जिसका हम इनकाद पिछले साल हमने किया था, इस साल फिर से हम उसकी कैंपेन चला रहे हैं। तो अगर आप में से जो लोग ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे वो उसका भी पार्ट बन सकेंगे। तो अपने बारे में वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और हम लोग कुछ साल से तकरीबन पिछले 4 साल से पाकिस्तान में डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर स्पेस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले साल एक मैगज़ीन भी लॉन्च किया था जिसका नाम द कॉस्मिक हेराल्ड था, और वो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए विद इन पाकिस्तान या बाहर जो भी हैं उनके लिए हमने वो लॉन्च करवाया था। तो इसी तरह कैपेसिटी में हम और भी इस तरह के इवेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं। हमने पहले भी इस तरह के कुछ इवेंट्स करवाए हैं, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर मौजूद के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। तो एक सोलर सिस्टम के अंदर जिस तरह प्लैनेट्स होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स जिस तरह फॉर्म हुए हुए मरकरी वगैरह, उसी तरह कुछ रेमनेंट्स हैं, कुछ छोटे पत्थर टाइप्स हम उनको कह लें जिनसे प्लैनेट नहीं बन सके, तो उनकी एक एस्ट्रॉइड से एक बेल्ट सी बनी हुई है, एक जो मार्स और जुपिटर के दरमियान में है, जिसे मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। बाहर भी है कुइपर बेल्ट, लेकिन उसका जिक्र हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। इन एस्ट्रॉइड्स का फ़ायदा ये है कि हम इनसे रिसोर्सेज हार्नेस कर सकते हैं, और इनका नुकसान ये है कि अगर ये हमारे कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं तो उससे ज़मीन पे जो ज़िंदगी है उसको बहुत ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनका ट्रैक रख सकें, हम इनको देख सकें कि ये कहाँ पर है। इसी चीज़ में ना मैं आपको एक तवज्जो आपकी दिलवाना चाहूँगा इस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर, कि एक एस्ट्रॉइड अभी कुछ मतलब अरसे की पहले की बात है कि एक एस्ट्रॉइड 6.5 फुट का जो अर्थ के ऊपर गिरा, वो गिरने से सिर्फ 2 घंटे पहले डिटेक्ट हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि हमारे नासा या जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं और मतलब हम बिल्कुल सेफ़ हैं, तो ये चीज़ ऐसे दुरुस्त नहीं है। और ये कुछ 7वां इस तरह का शुरू में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है जो बिल्कुल अर्थ को हिट होने से पहले ही हमने डिस्कवर किया है। तो ऐसे नहीं है कि हमें एस्ट्रॉइड सारे पता हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं और वो आ जाते हैं, आप टेलीस्कोप से डिटेक्ट नहीं कर सकते होते,
और भी बहुत सारी वजूहात होती है जिनकी वजह से आप उनको डिस्कवर नहीं कर सकते होते। तो अगर इसी तरह का कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हमारे पास आया तो हमारा भी वही हाल होगा जो इन डायनासोर भाइयों का हुआ था। तो खैर, अब जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो डिस्कवर किस तरह होते हैं, अभी जो मेथड है वो क्या है। अभी जो एस्ट्रॉयड्स जो डिस्कवर हो रहे हैं वो इस तरह होता है कि कुछ टेलीस्कोप्स होती हैं जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रही होती है। वो एक आसमान का एक छोटा सा एरिया स्कैन करते हैं, उस स्कैन करने के बाद उस पर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगा देते हैं या फिर कोई भी एल्गोरिदम लगाते हैं कि इसमें जो भी चीज़ मूव कर रही है उसको डिटेक्ट कर सकें। इस चीज़ से आप देखें कि अगर आप एक तस्वीर ले रहे हैं कोई आसमान की और दूर आपको बहुत दूर स्टार्स नज़र आ रहे हैं। अब स्टार्स जो हैं वो आपसे बहुत दूर हैं, वो आपकी अर्थ की जो अर्थ आपकी घूम रही है उसके अंदर वो उधर ही रहेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है, उनका आपको मोशन डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पास होगी, जिस तरह कोई एस्ट्रॉयड होगा, तो वो आपको मूव होता हुआ नजर आएगा जिस तरह, और ना वो मूव भी एक सीधे पाथ में होगा। आपने कभी सर्कल को अगर जूम इन करके देखे ना ज़रा ज़्यादा सा बहुत छोटे लेवल पे, तो एक सर्कल भी स्ट्रेट लाइन सी होती है एक। तो वही इस तरह का होता है कि जब आप आसमान में किसी एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं तो जो एस्ट्रॉयड्स होंगे वो बहुत एक छोटी सी मतलब स्ट्रेट सी लाइन में ट्रैवल कर रहे होंगे, और जो बाकी स्टार्स होंगे वो जो स्टार्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास एस्ट्रॉयड होगा, और जो चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो हमारे स्टार्स होंगे। अब ये बात है कि अभी आप ये सवाल कर सकते हैं कि जो नासा या जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो सारे एस्ट्रॉयड्स को क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो उसकी एक तो ये मैंने बात कर दी कि कुछ बहुत छोटे होते हैं, वो आपके टेलीस्कोप में नज़र नहीं आते। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ जो हैं वो उन्होंने पाथ तो उनको पता हो नासा वालों को कि इस पाथ में जा रहा था, लेकिन हो सकता है कि किसी और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से वो अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि सूरज की तरफ से आ रहा हूँ, अब सूरज की तरफ से आप टेलीस्कोप सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं पॉइंट कर सकते होते, आपकी आंखें डैमेज हो सकती है, आप नहीं देख सकते होते सूरज की तरफ डायरेक्टली। तो जो वहाँ से जो चीज़ें आ रही होती हैं वो एक ग्लेयर देंगी तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए आप ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो नाइट स्काई की तरफ से होती हैं, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा हो कि स्टार्स दूर वाले बैकग्राउंड कौन कौन से हैं और हमारी जो चीज़ें वो मूव करें कौन कौन से हैं। तो बेसिकली द रीज़न वी कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एस्ट्रॉयड्स इज बिकॉज वी कैन नॉट लुक एट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो बड़ी स्पेस एजेंसीज़ हैं दुनिया की, अगर ये डिटेक्ट नहीं कर सकती तो फिर हम क्या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसकी वजह से ये हम जल्दी जल्दी फ़ौरन डिटेक्ट कर सकें चीज़ों को, हम जिन चीज़ों का ट्रैक रख सकें तो जो हमारी एक्सटिंक्शन तक बात पहुंचा सकती हैं। तो उसका जवाब एक है और वो है सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट्स। और सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो साइंसदान और जो जनरल पब्लिक होती है उनके मिलकर इकट्ठे काम करने से साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए होता है। तो इसमें साइंटिस्ट भी कोलैबोरेट कर रहे होते हैं आपके साथ, और आपके साथ जो जनरल पब्लिक होती है, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, खासतौर पे जो यूथ ग्रुप होता है, ये सारा उसमें दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये कोई ज़्यादा टेक्निकल प्रोग्राम्स नहीं होते, मतलब इसमें आपको कोई बहुत PhD नहीं चाहिए फिजिक्स में आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। हमने ये पिछले साल जब कैंपेन की थी तो एक 5th क्लास के बच्चे ने भी उतना ही अच्छा काम किया था जितना एक ग्रेजुएट लेवल के बंदे ने काम किया था। हाँ, पीछे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, ग्रेजुएट लेवल वाले बंदे को अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा होगी कि वो क्या काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल काम नहीं होता। और इस तरह की एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन्स भी होती हैं, एक्सोप्लैनेट वॉचेस भी होती हैं, नासा के बेतहाशा इस तरह के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज जिस सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन का एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन है, और उसका भी एक स्पेसिफिक पार्ट है। अच्छा, कभी आपने ये तो आपको पता है कि प्लूटो प्लैनेट्स वगैरह के नाम होते हैं, उस तरह के एस्ट्रॉयड्स के भी नाम होते हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन कभी आपको ये पता है कि अगर आप कोई नया एस्ट्रॉयड, जिस तरह हम आज बात करेंगे, कोई डिस्कवर कर लें तो क्या होता है? एनी गेसेस? यस, अगर आप कोई भी एस्ट्रॉयड डिस्कवर कर लेते हैं तो यू हैव द राइट टू नेम दैट एस्ट्रॉयड। कितना कूल होगा अगर नाइट स्काई में आप कह रहे हो कि यार वो मून है, वो जुपिटर है, एंड इफ यू जूम इन दैट पैच ऑफ द स्काई, तो जो वहाँ पे जो एस्ट्रॉयड है वो मैंने नेम रखा हुआ है उसका नाम। तो दिस इज़ समथिंग जो आप नेम कर सकते हैं। अभी तो एस्ट्रॉयड्स के नाम आप देखोगे बहुत अजीब से होते हैं, QKCY 1 2 3 4। तो उसके ऊपर ही एक छोटी सी मीम भी थी कि हमने प्लैनेट्स के नाम तो बहुत सोच समझ के रखे होते हैं, लेकिन जो हमारे एस्ट्रॉयड्स हैं वो क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको कोई ग्रीक या कोई रोमन या कोई भी किसी भी गॉड वगैरह के ऊपर डालने पे आओ तो शायद आपके सारे गॉड्स ख़त्म हो जाए लेकिन आपके एस्ट्रॉयड्स ना ख़त्म हो। तो बहरहाल ये तो वैसे ही मजाक हो गया। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन्स के बारे में। तो इंटरनेशनल, जिस तरह नासा है, जिस तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसी तरह एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन है, IASC। ये करती क्या कि हर साल में अराउंड द ईयर कैंपेन्स करवाती रहती है डिफरेंट, जिसमें सिटीजन साइंटिस्ट को अपने साथ ये प्रोजेक्ट्स वगैरह पे लगाती है, उनको डेटा देती है। ये डेटा जो है जो आता है ये हवाई की टेलीस्कोप है, एक पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी,
वहाँ से टेलीस्कोप आएगा, और जो आप लोगों में से पार्टिसिपेट करेंगे अब इन कैंपेन के अंदर, उनको भी ये डेटा वहीं से ही आएगा। वो डेटा होगा, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इस काम के लिए एस्ट्रोमेट्री का, जो यूज़र फ्रेंडली रखा हुआ है ताकि आप लोग उस पर काम कर सकें, और उस पर काम करते हुए आप ओरिजिनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज पे काम कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा खाली एस्ट्रॉयड डिस्कवरी नहीं है, इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि साइंटिफिक रेल में क्या हो रहा है, और आप खुद मतलब एक फ्रंटियर ऑफ मतलब एक छोटे लेवल पे भी, कोई बहुत ज़्यादा आपने डिग्री आपकी कोई एडवांस नहीं भी है, लेकिन आप फिर भी एक अपनी कैपेसिटी के अंदर साइंस के फोरफ्रंट पे काम कर सकते हैं, आप न्यू डिस्कवरीज वगैरह कर सकते हैं। तो इन्हीं एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन्स के अंदर 2020 के अंदर ऑल इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन होती थी, ऑल नेपाल एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन थी, ऑल इसराइल एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन थी, बट कोई ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन नहीं थी। तो हमने ये किया कि हमने कोशिश की अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कि हम इस इवेंट को पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाएं। तो हमने उनको एक प्रपोज़ल लिखा, और तकरीबन 1 साल लगा हमें इस पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान तक लाने के लिए। लेकिन पिछले साल ये आ गया था, तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि मतलब हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। और हम इसी प्रोजेक्ट में पिछले साल हमने पूरे पाकिस्तान से 40 बच्चे सेलेक्ट किए थे, जिन्होंने जो कश्मीर से लेकर कराची तक डिफरेंट एरियाज़ में से डिफरेंट एज ग्रुप्स के थे। और इस साल भी हम यही करेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में से फिर से 40 बच्चे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम इन्हीं डेटा सेट्स वगैरह के ऊपर जो ऑफिशियल सोर्सेज से आएंगे और इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर उनको ये काम करवाएंगे। तो ये ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन है जो हमने 2022 में करवाई थी पहली मरतबा, और इस दफ़ा हम फिर से करवा रहे हैं। जो पहली एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन थी उसमें 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने कुल मिला के 14 प्रिलिमिनरी एस्ट्रॉयड डिस्कवर्स किए। अब जो एस्ट्रॉयड के सामने आपने देखा लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी, अब एस्ट्रॉयड जब आप डिस्कवर करते हैं सबसे पहले जो उसको स्टेटस मिलता है ना, वो प्रिलिमिनरी डिस्कवरी का मिलता है, कि आपको लगता है कि ना ये एस्ट्रॉयड है, और किसी ने ना, कोई साइंटिस्ट वगैरह जो बैठा होगा वो कहेगा हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये एस्ट्रॉयड है। तो इन लोगों की मुआवनत से ना उसको एक स्टेटस मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एस्ट्रॉयड डिस्कवरी का। अब वो चीज़ फॉरवर्ड होगी माइनर प्लैनेट सेंटर, MPC कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, IAU के पास चली जाएगी। उनका माइनर प्लैनेट सेंटर एक होता है, वो उस एस्ट्रॉयड को जहाँ पे आपने बताया था कि उसके लोकेशन ये है, जिस तरह दुनिया पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उस तरह उसमें राइट असेंशन डिक्लिनेशन का हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन अर्थ बट इन स्पेस। तो आपने बता दी कि इस लॉन्गिट्यूड इस राइट असेंशन और डिक्लिनेशन पे मैंने ये ऑब्जेक्ट देखा, वो लोग भी अपनी टेलीस्कोप्स वगैरह वहाँ पे करेंगे, एक सीक्वेंशियली उनके पास बहुत सारी एंट्रीज आती रहती हैं। तो वो क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे, उसको 1 साल तक ट्रैक करेंगे। अगर 1 साल तक ट्रैक करने के बाद उनको कंफर्म हो जाता है कि ये वाकई में एक एस्ट्रॉयड है, तो प्रिलिमिनरी से अगला आपको मिलता है प्रोविजनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरी। जब आपको प्रोविजनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरी मिल जाता है, दैट मीन्स कि यू हैव सक्सेसफुली फाउंड समथिंग विच इज़ एन एस्ट्रॉयड। फॉर कंपैरिजन बहुत सारी टीम्स होती हैं जो अकेले 10-10, 12-12 एस्ट्रॉयड्स प्रिलिमिनरी डिस्कवरीज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उनको शायद एक प्रोविजनल एस्ट्रॉयड मिलता है, या 2 मिलते हैं, या फिर कोई भी नहीं मिलता। क्योंकि प्रिलिमिनरी एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज में और प्रोविजनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरीज में फ़र्क होता है। 1 साल तक हो सकता है वो एस्ट्रॉयड कहीं गुम हो जाए, हो सकता है वो एस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है वो एस्ट्रॉयड मतलब एस्ट्रॉयड नहीं था, गलती से आपको लगा कि एस्ट्रॉयड है। तो ये चीज़ जो है प्रिलिमिनरी में बहुत ज़्यादा नंबर होगा और प्रोविजनल के अंदर कम हो जाएगा। उसके 6 से 10 साल बाद जब कंफर्म्ड एस्ट्रॉयड डिस्कवरी हो जाती है, तब आपको राइट मिलता है कि आप उस एस्ट्रॉयड का कोई नाम रख सकते हो। तो आप में से जो भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी भी प्रोविजनल डिस्कवरी तक पहुंच जाएगा, दे विल गेट टू नेम दैट एस्ट्रॉयड, बट आफ्टर 6 to 10 years, जब उसका पूरा ऑर्बिट डिटर्मिन हो जाएगा, उसके सारे ट्रिपलेरियन ऑर्बिटल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब उससे उसका पूरा ट्रेजेक्टरी उसकी ट्रेस आउट कर सकते हो। हमने पिछले साल इसे करवाया था, उसके बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी छपे थे, PTV पे भी इंटरव्यू हुआ था, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे हुआ था। इस स्लाइड में मैं इतना ही फिट कर सकता था, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने ये काम इसलिए नहीं किया था कि हम न्यूज़ चैनल वगैरह पे जाएं, हमने ये काम इसलिए किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि ज़रूरत है पाकिस्तान में इस तरह के काम की। तो जो सक्सेस है ना वो बाय प्रोडक्ट होता है, सक्सेस के ना बाय प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका असल जो काम होता है ना वो आपका एक पर्पज़ होता है, पर्पज़ ड्रिवन आप होते हो। उस पर्पज़ को हासिल करने के बाद जो सक्सेस ये चीज़ें हैं ये बाय प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन ये दिस शुड नॉट बी योर मेन गोल। खैर, सेकंड एस्ट्रॉयड सर्च ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन के बारे में बात करें तो ये 9 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी, और इसमें फिर से 40 बच्चे हैं। हमने गूगल फॉर्म्स इसके चलाए हुए हैं, वो मैं इस सेशन के एंड पे जो लोग ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, आप लोग जिस तरह फॉलो करेंगे उसमें आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर आप वही रिपोर्ट उस गूगल फॉर्म में सबमिट कर देंगे तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे उसमें रजिस्टर करने के लिए। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज 40 से ज़्यादा हुए हुए हैं, और हमने 40 बच्चे ही चूज़ करने हैं। तो डैट मीन्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों की का उसमें नाम आ जाए, हो सकता है आप लोगों का ना आए। वी डू नॉट मतलब हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे कि आपने सेशन अटेंड किया कि नहीं किया। हाँ, अगर आपका इस ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में नाम नहीं आता
तो मैं इस तरह कर दूंगा कि आप लोगों को एक और तरीका बता दूंगा जिससे आप इंडिपेंडेंटली इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप इस ऑल पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट सर्च कैंपेन के बैनर के अंदर नहीं होंगे, लेकिन आप काम सेम कर रहे होंगे। सर्टिफिकेट आपको नासा वाला ही मिलेगा जिस पे नासा का लोगो लगा होता है। काफ़ी कूल सर्टिफिकेट है वैसे। तो खैर ये पोस्टर है, ये मैं यहाँ पे क्यूआर कोड है, ये मैं आपको एंड पे फिर से दिखा दूंगा ताकि आप लोग इसको, इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप गूगल फॉर्म एक खुलेगा। तो जो अभी हम वर्कशॉप फॉलो करने लगे हैं उसके अंदर जो रिपोर्ट बनेगी वो आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ पे सबमिट करवानी है, अपना नाम वगैरह लिखना है और 2-4 और क्वेश्चन आपने वो आंसर करने हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। बीच में आपने मेंशन किया था कि ये मशीन लर्निंग से नहीं हो सकता, व्हाई इज़ इट अ मैनुअल अप्रोच इसको ढूंढने के लिए? नहीं, मैंने कहा था मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज वी वुड वांट देम टू बी। जब आप वो सॉफ्टवेयर देखेंगे ना, जब ओपन होगा तो आपको नजर आएगा कि वो कितना मुश्किल है, मतलब वो बहुत नॉइजी सा डेटा होता है उसके अंदर। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। और मशीन लर्निंग वाले जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो फॉल्स सिग्नेचर्स को भी कभी कभी ट्रू कर देते हैं, ये भी उनमें एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए एक ह्यूमन, मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट एक ऑब्जर्वर भी रखा हुआ होता है, इसलिए जो इंसान वाला काम है ये भी होता है। इंसानों में से भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये काम जो है जब दोनों चीज़ों को आप मिला लें तो हो सकता है वो दूसरों की गलतियों को कैंसिल आउट कर लें एटलीस्ट, और किसी तरफ चल जाएँ। तो इसमें काम मशीन लर्निंग का भी होता है, एल्गोरिथम्स का भी होता है, जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होती है वो, और इंसानों का भी काम होता है, दोनों का काम होता है। थैंक यू। यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि एस्ट्रॉयड अगर हमें कोई प्रिलिमिनरी मिला है तो हम मतलब बाकी चीज़ों से, मतलब फॉर एग्जांपल और चीज़ें होंगी जिस तरह कोई स्टार हो गया या फिर कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट हो गई, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस है, तो हम किस तरह कहते हैं कि एस्ट्रॉयड है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं एस्ट्रॉयड को करने के? अच्छा, अगर तो सैटेलाइट्स वगैरह होंगी तो सारी सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्ट्रीज आपको पता होती हैं, आपको पता है कि वो उनका ट्रेजेक्ट्री का आपको पाथ पता होगा। फिर आपको खाली आप जब आप सॉफ्टवेयर देखोगे कि तो आप देखोगे कि उसके अंदर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो भी है, उसके राइट असेंशन डिक्लिनेशन भी है, कुछ और पैरामीटर्स भी हैं। वो पैरामीटर्स जो हैं वो सिर्फ मतलब उन्हीं बॉडीज़ के लिए होंगे, वो उसमें सैटेलाइट्स वगैरह के लिए नहीं होंगे। ऑल्सो जो पैच ऑफ स्काई को ये ऑब्जर्व कर रही होती है वो हवाई से कर रही होती है। अब आई एम नॉट श्योर कि वहाँ का नाइट स्काई कैसे है, वो किस तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन आई थिंक इफ, मतलब मुझे करेक्टली नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो इसको ऐसी जगह पे पॉइंट करती हूँ जहाँ से सैटेलाइट्स वगैरह कम गुजरती हूँ, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। इसमें बड़े मज़े की बात ये है कि इसमें कुछ दफ़ा आपको इस तरह भी लगता है कि यार वो तो स्पेसशिप जा रही है, जो डेटा सेट आपको आता है ना, लेकिन वो स्पेसशिप नहीं होती, वो भी फॉल्स सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। और जब आप उसकी राइट असेंशन डिक्लिनेशन डिफाइन कर देते हो, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह डिफाइन कर देते हो, तो फिर जब आप उसको आगे रिपोर्ट में भेज रहे हो तो उनके लिए आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करके जब वो आगे एमपीसी को भेजते हैं तो वो उसका पाथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो इट्स इजी टू प्रेडिक्ट एक स्ट्रेट लाइन के कहाँ जा रही होगी किसी टाइम इंटरवल के साथ। और ये सारी की सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, ये जो हम जिनको देख रहे हैं, ये आगे काइपर बेल्ट वगैरह में नहीं है? नहीं, ये ना इसमें ये है कि वैसे तो ये मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ एम कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने जो डिस्कवरीज की हुई हैं वो किसी ने इसमें से कॉमेट की भी डिस्कवरी कर ली थी। हालांकि ये कॉमेट के लिए बना भी नहीं हुआ, किसी ने, वो इन्हीं के IASC वालों का ही कोई बंदा था जो जिसने शायद सॉफ्टवेयर बनाया उसने, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें डिस्कवर की हुई हैं। तो काइपर बेल्ट वगैरह अगर वो पैच ऑफ स्काई में रफली आ रहा है या फिर कोई हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई चीज़ गुजर रही है वहाँ से, तो वो भी डिस्कवर हो जाएगी, लेकिन मेनली जो पर्पस होता है वो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट का होता है। First of all, I want to say कि I'm really happy the work you're doing, और मेरा दूसरी बात ये कि why are we just limiting ourselves to just asteroids and why not stars and planets? अच्छा, थैंक यू। जो ये वाला प्रोग्राम है, जो ये सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ मेड, मतलब नॉट स्पेसिफिकली फॉर एस्ट्रॉइड्स, इसमें और भी काम हो सकते हैं, लेकिन जो काम जो इस कैंपेन में जो डेटा सेट वगैरह होती है वो ओरिएंट इस तरह हुई है कि आप उससे एस्ट्रॉइड्स डिस्कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आप एक्सोप्लैनेट्स वगैरह की बात कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ की बात कर रहे हो तो उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो नासा के डिफरेंट सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स, आई थिंक एक्सोप्लैनेट वॉचर्स है या कुछ इस तरह के नाम हैं उनके, वो आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा और डार्क मैटर के ऊपर भी काम कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से ना, कि उसमें भी कुछ सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स हैं। तो वो जब आप उनको देखोगे तो वो काम भी हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस दफ़ा सिर्फ एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात करें। वी आर नॉट लिमिटिंग आवरसेल्फ, साइंस डज नॉट लिमिट इटसेल्फ। प्रोग्राम्स हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता। क्या इंशाल्लाह फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट्स लाएंगे पाकिस्तान में? वेल, अगर ये वाला अच्छा हो रहा है, मैंने आई विल सी, लाइक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको कंटिन्यू करें, पहले ये मोमेंटम से चलना शुरू हो जाए, पाकिस्तान में हर दफ़ा रेगुलरली होना शुरू हो जाए, फिर वी विल ट्राई फॉर अदर प्रोजेक्ट एज वेल। कोई और सवाल? ठीक है।
तो आई बिलीव आप सबने वो सॉफ्टवेयर कर लिया होगा एस्ट्रोमेट्रिक का, या लैपटॉप्स वगैरह आप लोगों के स्टार्ट है, मतलब जिन्होंने भी वर्कशॉप फॉलो करनी है लैपटॉप्स वगैरह लेकर आए हैं आप लोग? अच्छा, जो लोग अभी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया है या फिर इंस्टॉल नहीं किया अभी? इंस्टॉल किया हुआ है। कोई ऐसा है जिसने इंस्टॉल नहीं किया हुआ? तो फिर मैं इंस्टॉलेशन से शुरू करता हूँ अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। चलो, आई बिलीव सबने इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप डाउनलोड करोगे तो एक ये सेटअप v1.3.1 ये फाइल होगी, आप इसको रन करोगे, सी में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। आप सी ड्राइव में जाओगे, एस्ट्रोमेट्री का नाम का फोल्डर बना होगा एक, वहाँ पे आप उसमें जाओगे तो ये यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई होंगी। सबसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वैसे, ताकि आप लोगों को ठीक है, इतना नज़र आ रहा है? सही है। अच्छा, तो पहली दफ़ा जब आप लोग इसको रन कर रहे होंगे ना, तो आपने ये गियर से दो बने हुए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रोमेट्रिक का। आप पहले इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे अपना लैपटॉप को और इस फाइल को रन करेंगे। इस फाइल को रन करने में तकरीबन कुछ 70 MB तक का डेटा जो है वो डाउनलोड करेगा एक दफ़ा। इससे ये होगा कि आपकी जो सॉफ्टवेयर ना वो पूरा अपडेट हो जाएगा, उसमें जितने भी जो पीछे डेटा पड़ा हुआ है, जो भी डिस्कवरीज वगैरह हो चुकी हुई हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये आप माइनर प्लैनेट सेंटर के ही डेटा को आप डाउनलोड कर रहे हो इस चीज़ के साथ। तो पहली दफ़ा आपने इसको यहाँ से रन करना है। जब आपने इसको यहाँ से रन कर लिया एक दफ़ा, इसको एक दफ़ा पूरा गुजार लिया आपने, कमांड प्रॉम्प्ट गुजरेगी, जब आप वो कर लेंगे तो फिर आप जो एस्ट्रोमेट्री का जो आगे आइकन सा बना हुआ है आप उसको ओपन करेंगे। तो मुझे प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे अगर आप लोग फॉलो करें कि आप लोग इसको पहले ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा। कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये मेरा, लेकिन इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट में जो 0% है ये आपका चलना शुरू हो जाएगा जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। वो पासवर्ड और वो उधर लगा हुआ है। ये मुझे पासवर्ड मुझे लगा .35 है। ठीक है, अच्छा, आप सब लोगों ने उसे अपडेट करके ये खुल गया आप लोगों का एस्ट्रोमेट्री का सॉफ्टवेयर खुल गया? अच्छा, सबसे पहले तो ना आपने ये बॉटम राइट पे देखना है, ये लिखा हुआ है PS1। आप में से किसी का यहाँ पे PS1 के अलावा कुछ और तो नहीं लिखा आ रहा? एस्ट्रोमेट्री का लिखा आ रहा हो किसी का, या PS2 लिखा आ रहा? अजान, चलिए 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं।
अच्छा, यार ये इमेजेस जो हैं स्पेक्ट्रम बैंड, वैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बैंड आमतौर पे लगता है जब आपने दूर देखना हो, डस्ट वगैरह को पेनिट्रेट कर जाता है ना वो, तो मुझे नहीं लगता है कि इंफ्रारेड की ज़रूरत है यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से विजिबल होगा, पैन-STARRS ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप है, अब सर्च करने से पता लग जाएगा मतलब, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इंफ्रारेड की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे PS1.CFG लिखा आ रहा होगा, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ अगर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि दो किस्म के डेटा सेट्स होते हैं, एक होते हैं PS1 डेटा सेट्स और एक होते हैं PS2 डेटा सेट्स। PS स्टैंड्स फॉर पैन-STARRS और 1 या 2 स्टैंड्स फॉर द कन्फिगरेशन। तो आप लोगों के जो डेटा सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे होंगे उसके नाम में लिखा होगा कि ये PS1 है या PS2 है, आगे डैश करके कुछ नंबर्स लिखे होंगे जो आपको ऑफिशियली आ रहे होंगे। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे टॉप पे एक ये रेंच सा बना हुआ है, आप उधर जाएंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। आप उसके बाद जाएंगे क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैं उधर देख रहा हूँ, मेरा लैपटॉप इधर पड़ा है। अच्छा, तो ओपन में यहाँ पे आप सेटिंग्स फोल्डर में जाओगे, आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा NP-PS2 PS1 ये सब चीज़ें। तो ये जो आपकी फ़ाइल में जो नाम होगा आपने देखना है कि आप वही कन्फिगरेशन यूज़ कर रहे हो जिस फाइल के नाम की आपको डेटा सेट मिला है, ठीक है। फिलहाल हमने PS1 ही रखा हुआ है क्योंकि जो हमें डेटा सेट यूज़ करने लगे हैं वो PS1 पे ही है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने जो फाइल्स जो आपने डेटा सेट डाउनलोड किया होगा, एक वो जिप फाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्शन तो आती है ना सबको WinZip वगैरह पे, ठीक है। तो फिर आप जाएंगे लोड इमेजेस पे, आप नेविगेट करेंगे उस फोल्डर के अंदर और उसमें ये 4 पिक्चर्स, ये फिट्स फाइल या जिम फाइल पड़ी हुई होगी, फिट्स होती हैं इसकी एक्सटेंशन में से। तो आपने इन सबको ओपन करना है। मैं Ctrl+A प्रेस कर रहा हूँ कि सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं इससे, और फिर मैं इसको ओपन का बटन प्रेस कर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेके जो है ना सारे इमेजेस जो ओपन करेगा एक एक करके। यहाँ तक किसी को मसला है कोई तो वो बता सकता है, फॉलो लॉन्ग करने में कोई मसला आ रहा हो तो। सब यहाँ तक पहुँच के सब इमेजेस ओपन हो गए सबके, ठीक है। हाँ, जो मैंने डाउनलोड करवाया है वो यही डेटा सेट है, ताकि हम सब एक ही पेज के ऊपर हों। अगर वैसे किसी को मसला है तो बता दें। यहाँ पे ज़ीशान और फरियाल भी, इन्होंने भी मेरे साथ एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में काम किया हुआ है, तो इनको भी मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग देख लो। सबकी स्क्रीन्स पे डेटा सेट्स जो हैं वो खुल गए। अच्छा, ऑल गुड, सबके खुल गए, ठीक है। अब जो है ना, आप ये टॉप पे रिबन देख रहे होगे, फाइल के नीचे ये रेंच बना हुआ है और कुछ और चीज़ें बनी हुई है। इसमें ग्रीन सा टारगेट सा बना होगा, उस पर आप माउस लेके जाओगे तो लिखा आ रहा होगा एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन या फिर Ctrl+A। आपने एक दफ़ा उसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ना वो आपको कोई राइट असेंशन डिक्लिनेशन और कोई हेमिस्फेयर बता रहा होगा कि वो नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। आप उसको कुछ भी छेड़े बगैर ओके प्रेस कर दो फिलहाल। अब ये क्या करेगा कि ये जो आपके जितने भी स्टार्स वगैरह हैं एस्ट्रोमेट्रिका को खुद उसने कुछ रेफरेंस स्टार्स लिए हुए होते हैं, तो वो क्या करेगा कि मैच करेगा इसको अपने स्टार्स के साथ कि इनमें से ये कौन से वाले स्टार्स हैं। उससे वो अपना जो पैच ऑफ स्काई जिस पे वो देख रहा है उसको लोकलाइज कर लेगा कि मैं इस एरिया ऑफ स्काई के ऊपर देख रहा हूँ। ऊपर ये ग्रीन वाली ऑप्शन आ रही होगी, उसके ऊपर एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन लिखा आ रहा है। एक दफ़ा वो करके ओके कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो आपको ये टेबल नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसमें ये 4 इमेजेस के नाम हैं। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन साथ होना चाहिए, तो वो पासवर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बता देता हूँ।
आप लोगों का हो सकता है कलर डिफरेंट आ रहा हो, तो ये ऊपर जो है ना एक इन्वर्ट इमेज की ऑप्शन है विंडोज़ के नीचे, इन्वर्ट इमेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे ना आपके कलर ब्लैक या वाइट हो सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो ना देखने में, वो यूज़ कर लो। मुझे पर्सनली ये वाला पसंद है, ग्रे वाला ज़रा ज़्यादा, मुझे लगता है इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए सब? ऑल गुड? ठीक है। अब आपने एक पैच ऑफ स्काई जो है आपने लोकलाइज कर दिया। अब आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे ना, तो इसके ऊपर इमेज के ऊपर घूमोगे तो आप देखोगे नीचे ना ये एक्स वाई, राइट असेंशन, डिक्लिनेशन, मैग्नीट्यूड आर की फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा आ रहा होगा। माउस होवर करो, देखो ये चीज़ हो रही है। अगर ये चीज़ हो रही है इसका मतलब है आपने पिछले परफॉर्म सही से परफॉर्म किए, पिछले स्टेप सही से परफॉर्म किए। वेल अभी देख लेते हैं ये इसका कितना है, लाइक 0.877 सेकेंड है, और ये कोई, सॉरी एक मिनट में, मुझे मिनट्स भी देखने पड़ेंगे। 8 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स है 49 में, और ये 50 है। अराउंड कोई ये 44 सेकेंड्स का है। अब 180 डिग्रीज़ आपका ये होराइजन है डिग्रीज़ में, डिग्रीज़ के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स के अंदर हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स हैं, तो ये 1 मिनट से कम वाला एरिया, मतलब बहुत स्मॉल पैच ऑफ स्काई है। बहुत जूम इन करके देख रहे हो आप। आई गेस आपके नेल जो है शायद नेल से थोड़ा सा छोटा ही हो, जो नेल आप इस तरह करो ना, अगर सब्टेंड करो तो उससे थोड़ा सा छोटा ही होगा ये पैच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो रही भी तो हम आपकी हेल्प के लिए, लेकिन कोई होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। अब आपने ये सब कुछ काम कर लिया। अब आपका यहाँ पे इन्वर्ट इमेज के साथ एक ऑप्शन आ रही होगी नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले की, हेल्प के नीचे आ रहा होगा ये बटन, ये वाला नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले, इसके ऊपर क्लिक कर दे एक दफ़ा। ये खुद ही जो है ना, जो भी अगर इसमें कोई एस्ट्रॉइड वगैरह पहले से डिस्कवर हुआ हो ना इस पैच ऑफ स्काई के अंदर, तो वो ना उसको पहले ही मार्क कर देगा, ताकि आप उसको फिर से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन स्पॉट रेफरेंस स्टार्स हैं, जिसकी वजह से उसने अपने आप को लोकलाइज कर दिया कि अच्छा अगर ये वाला स्टार मुझे पता है इसकी लोकेशन का, और मुझे इसकी लोकेशन का पता है, इसका मतलब ये है कि मैं इतने पैच ऑफ स्काई को देख रहा हूँ। लोकलाइज कर लिया इसने अपने आप को। स्टार्स तो डिटेक्टेड होते हैं ना, स्टार्स तो आपको पता है ना कौन कौन से। इसने अपनी जो अपने उसके डेटाबेस है उससे मैच करके देखा है कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, तो उसने लोकलाइज कर ली चीज़। अब देखो ये रेड सा कुछ बना आ रहा है, ये जो ये चीज़ है ना, ये एक कह लो कि एक कोई एस्ट्रॉइड है जिसका मैग्नीट्यूड 21.2 है। तो 21.2 बहुत फेंट मैग्नीट्यूड है। हमारे सन का -30 है, मैग्नीट्यूड उल्टे चलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू का मतलब होता है बहुत फेंट है चीज़, और माइनस का मतलब होता है बहुत ब्राइट है चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कवर हुई भी है, इसका मतलब है हमें इस चीज़ को डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप देखो ये 4 इमेजेस हैं। अब ये काम किस तरह करता है कि ना, टेलीस्कोप जो है वो एक पैच ऑफ स्काई की पिक्चर लेता है, कुछ सेकंड वेट करता है ताकि जो भी एस्ट्रॉइड है वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, एक और पिक्चर लेता है, थोड़ा सा और आगे मूव करे, एक और, इस तरह की 4 पिक्चर्स लेता है। अब इसमें क्या होगा कि स्टार्स जो है आपके वो उसी जगह पे रहेंगे, लेकिन जो आपका एस्ट्रॉइड है क्योंकि वो पास है ज़्यादा, तो उसकी मूवमेंट आपको ईजिली नज़र आएगी। ठीक है, यही यहाँ पे हो रहा है कि 4 इमेजेस जो हैं ये टाइम, एक ही पैच ऑफ स्काई के टाइम सेपरेटेड इमेजेस हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे और इनको एक टाइम से ब्लिंक करवाना शुरू कर देंगे। उस ब्लिंक से हमें पता लग जाएगा कि कोई चीज़ कहाँ पे मूव कर रही है। अब यहाँ पे ऊपर जूम इन जूम आउट के साथ एक ऑप्शन आ रही होगी आपकी ब्लिंक करंट इमेजेस की, या कंट्रोल बी, आप उसको एक दफ़ा प्रेस कर दो, एक दफ़ा। ठीक है, अब ये क्या होगा कि एक ब्लिंक फॉर्म हो गई। अब ये देखो कि जो मेरा इमेज है, 5वां इमेज एक बन गया, जिसमें वो जो मेरा रेड डॉट है वो मूव करना शुरू हो गया एक डायरेक्शन के अंदर। तो देख लो कि सेम पैच ऑफ स्काई है, लेकिन एक चीज़ मूव कर रही है। इसी तरह मेरे एस्ट्रॉइड्स भी मूव कर रहे होंगे इसी डेटा सेट के अंदर। टाइम गैप मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया, आई थिंक फ्यू सेकंड्स, मे बी मिनट्स, डिपेंड करता है यार। एक दफ़ा मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट तक का डिस्टेंस निकालो, उसको फिर उसकी सब्सटेंशन जो है उसको देखो कितने सेकंड्स का है, फिर आप उससे टाइम निकाल सकते हो। नहीं, सेकंड्स इन, मैं वो बता रहा हूँ एंगल की, मिनट्स के अंदर सेकंड्स की बात। बहुत दूर है एस्ट्रॉइड बेल्ट ना, तो सेकंड्स तो नहीं होगा, काफी टाइम बाद चेंजेस डिटेक्ट होते हैं। नहीं, अगर देखो ना ये लेफ्ट में मैं लेके गया हूँ, रियल टाइम तो नहीं है। रियल टाइम नहीं है। अब देखो ना ये आ रहा है राइट असेंशन आपका 45 मिनट एंड 0.93 सेकंड, 9.3 सेकंड है। ठीक है, अब मैं इसको अगर इस एज पे लेके जाता हूँ तो कोई 40-50 के पास होगी कोई वैल्यू। ठीक है, 50 के पास है, तो कोई तकरीबन कोई 44 सेकंड तक का कोई फ़र्क है, 44-45 सेकंड है। 44-45 सेकंड का ये वाला डिस्टेंस है। इसी तरह ये नीचे ग्रिड बनी हुई है एक, उसमें भी इतना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो इस तरह आपको पता लगता है कि बहुत जूम इन करके ली हुई है। अच्छा,
अब आपकी जो इमेजेस है ना वो ब्लिंक करना शुरू हो गए। अब ना ऊपर एक प्लस वाला साइन है जूम इन वाला, अभी ना देखना इसको ज़रा मुश्किल है, तो ना मैं जूम इन के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। 2 दफ़ा क्लिक कर दिया मैंने तो ना मेरा ये पैच बड़ा हो गया है। अब ना मैंने इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर फिट कर लिया खुद ही खींच के, ताकि मुझे इसको देखने में आसानी हो। और मैं इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ना चला गया हूँ, तो आपको ये नज़र आ रही है, सेपरेशन सी नज़र आ रही होगी। एक ये ग्रिड है लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट वाली एक ग्रिड है, ये राइट वाली भी एक ग्रिड है, मतलब एक ग्रिड ये है और एक ग्रिड वो है। 4 ग्रिड्स रो में और 4 ही इसके कॉलम है, तो टोटल बल्कि हाँ 4 ही हैं, तो टोटल ये 16 ग्रिड्स हैं टोटल। मतलब एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ये 4 4 4 4 मिला के 16 का जो 16 सेल्स की ग्रिड बनी हुई है टोटल। आपने उसमें सर्च करना होता है। अब इसमें ना आप सर्च किस तरह कर सकते हो, या तो आप सारी पहले रोज देख लो एक दफ़ा कि रो में आई की तरफ चलते जाओ, या फिर आप इसको कॉलम में लेके नीचे की तरफ चलते जाओ। मैं प्रेफर पर्सनली ये करता हूँ एक इस तरह का पैटर्न, लॉन मोर सा पैटर्न। जिस तरह आपने कभी घास काटने वाली मशीन लेके जाओ ना इसके ऊपर, तो आप जिस तरह एक कर्व सी बनाते रहोगे, उस तरह का पैटर्न मेरे ख्याल से वो, मुझे तो वो बड़ा सुकून लगता है। अगर आप भी कोई और प्रेफरेंस है, नहीं हाँ गैलेक्सी हो सकती है, अगर हाँ अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है तो आप उसको उस तरह भी लेके चल सकते हो। अच्छा, तो पहले वाले अगर अब ये चीज़ है जहाँ पे आपको ना ज़रा स्क्रीन के अंदर घुस के ज़रा गौर से देखना पड़ेगा कि आपको ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है तो ब्राइटनेस इंक्रीज करो, लेकिन आप देखो कि जो आपके डॉट्स हैं कोई उनमें से डॉट मूव तो नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर द सेक ऑफ दिस वर्कशॉप मैं आपको सीधा बताता हूँ कि ना आप दूसरी रो के चौथे ग्रिड में आ जाओ, ज़रा दूसरी रो के चौथे ग्रिड में आ जाओ। ये जो चीज़ है यहाँ पे मेरा माउस है, लोगों को मेरा माउस नज़र आ रहा है, मैं आपको ये एक चीज़ है, ये मूव कर रही है, आप लोगों की स्क्रीन पे मूव कर रही होगी। ये कॉमेंट नहीं है, ये कॉमेंट नहीं है, कॉमेंट वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ये जो लाइन आ रही है, नहीं वो फॉल्स सिग्नेचर है, वो मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। आप लोगों को डॉट नज़र आ रहा है जो मूव कर रहा है? नहीं, थोड़ा सा और जूम इन करके देख लो। ये लाइन है ना, तो ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ। ये देखो, ये चीज़ है, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब ना ये एक पोटेंशियल एस्ट्रॉयड है कि मार्क भी नहीं हुआ हुआ, और ना मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ ना मूव भी कर रही है और लाइट भी एमिट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ना ये चीज़ जो है एस्ट्रॉयड हो सकती है। तो मैं इसको मार्क कैसे करूँगा? अब ना ये चीज़ है ना, अगर आपने मार्क नहीं की हुई ना और उसने भी मार्क नहीं की हुई, तो इसका मतलब है कि कोई नॉवल आप कोई नई चीज़ डिस्कवर करने लगे हो। ये चीज़ किसी ने पहले आसमान में नहीं देखी हुई। तो आप क्या करोगे, आपने ऊपर ये स्टॉप ब्लिंकिंग रेड वाला आइकन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दो एक दफ़ा, स्टॉप ब्लिंकिंग। और ना ये आपका उसके साथ ना ये राइट लेफ्ट एरो लगे होंगे, आप ना उस एरो को क्लिक करके ना इमेज 1 2 3 4 के अंदर मैनुअली साइकिल कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप इमेज 1 पे आ जाओ। सब लोग इमेज 1 पे आ गए? ठीक है, इमेज 1 पे आ जाओ। इमेज 1 पे उसी डॉट के ऊपर जो आप डॉट देखे थे ना, उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दो एक दफ़ा। वो ऊपर टॉप लेफ्ट पे लिखा आ रहा है इमेज। जो नज़र नहीं आता मूव करता, उसके ऊपर क्लिक कर दो बस, एक इमेज 1 पे जाके एक दफ़ा। आप लोगों की कुछ ये विंडो सी खुल गई होगी, खुल गई है, ठीक है। अब ना इस पे देखो कि ना ये लिखा आ रहा है एक ऊपर, तो वो जगह आ रही है जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, वो रेड डॉट पे उसने उसको सेंटर कर दिया, तो आपको पता है कि आपका क्लिक जो है वो सही जगह पे हुआ था, आपने गलती से दूसरे क्लिक नहीं किया हुआ। दूसरा एक ये पॉइंट स्प्रेड फंक्शन PSF कर्व है, इसकी आज बात नहीं करते, इसको मिस कराते हैं। तो उसके नीचे ना ये XY SNR फ्लक्स और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डेजिग्नेशन के आगे 3 डॉट हैं। जब भी आपने कोई चीज़ क्लिक कर दी है ना, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट डेजिग्नेशन के ऊपर क्लिक करना है, जो ये 3 डॉट्स हैं ना इनके ऊपर क्लिक करना है। हो सकता है कि ये चीज़ पहले से डिस्कवर हुई भी हो, लेकिन इसमें शो ना हो रही हो, या कोई और चीज़ हो, एस्ट्रॉयड ना हो, कोई और चीज़ हो, लेकिन डिस्कवर हुई भी हो। आप उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, टॉप पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसकी ना DRA और DDE, ये डिफरेंस इन राइट असेंशन और डिफरेंस इन डिक्लिनेशन है, ये आपने देखने हैं। अगर तो ये 0.1 से बड़े हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे आपने क्लिक किया है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आपने जिस पे क्लिक किया है वो एस्ट्रॉयड ही, मतलब वो कोई आपकी डिस्कवरी है, किसी और ने उस चीज़ को नहीं देखा हुआ, ठीक है। अगर ये 0.0 होता है, दोनों 0.0 होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये डेटाबेस में ऑलरेडी चीज़ पहले से मौजूद है, जो आपके क्लिक से 0 डिफरेंस इन राइट असेंशन, 0 डिफरेंस इन डिक्लिनेशन पे एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट पहले से डिस्कवर्ड है। आपने क्या करना है, आपने ना इसको कैंसिल कर देना है, आपने कहना है ठीक है ये चीज़ नहीं है। फिर ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके साथ ये जगह, और ना यहाँ पे आपने इस एस्ट्रॉयड को कोई नेम देना है फिलहाल।
ये एक ना टेम्प्रेरी सा नेम है। इस नेम को लिखने के लिए एक रूल होता है, वो रूल ये कि आपने पहले 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं और फिर आपने 4 नंबर यूज़ करने हैं। जिस तरह मैं अगर IST यूनिवर्सिटी से हूँ तो मैं IST 1 2 3 4 लिख देता हूँ, लेट्स से फॉर 1, या फिर मैं इसको पहला स्टूडेंट है तो मैं इसको 0001 कर देता हूँ, स्पेसेस वगैरह कोई भी नहीं है और लेटर्स जो है मेरे वो कैपिटल हैं, ठीक है। एक तरीका है इसको नाम करने का इस तरह का कि आपने 0001 कर दिया कि पहली एस्ट्रॉयड डिस्कवरी है। दूसरा जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ या जो हमारी टीम यूज़ करती है वो ज़रा ज़्यादा आसान तरीका है। वो हमने एक नोमेनक्लेचर रखा हुआ है कि कौन सी पहला लेटर डिजिट बताएगा कि कौन सी रो में है। तो ये सेकंड रो में था, मैंने 2 कर दिया। 4th कॉलम में था, मैंने 4 कर दिया। फिर मेरी अपनी टीम में मेरा नाम R से शुरू होता है, बाकी का नाम फरियाल है, दिलावेज़ है, नुमान है, उनके नाम मेरे से पहले आते हैं। तो मैंने जो है मेरा नाम R पे, तो 4th लेटर है मेरा अपनी टीम में, तो मैंने तीसरा लेटर जो है ना वो अपनी टीम में से अपना 4th लेटर डाल दिया। इससे मेरी टीम ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस डेटा सेट पे काम मैंने किया था या मेरी टीम में से किसी और ने काम किया था। और इससे आगे मैंने 1 स्टिल लगा दी कि ये मेरी पहली डिस्कवरी थी जो मैंने अभी यूज़ किया। इससे ना मैं लोकलाइज कर सकता हूँ चीज़ें, या मतलब ना मैं चीज़ों को एक सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ये तरीका कहीं गाइड बुक में नहीं है, मेरा अपना पर्सनल तरीका, आप लोगों ने फॉलो करना है तो कर लो, नहीं तो कोई और तरीका भी गुड है। तो मैंने इसको 2441 का नाम देके इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख लो कि वहाँ पे ना अपनी यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे वहाँ पे एक ब्लू डॉट बन गया होगा, आप उसको नाम दो, कोई ब्लू डॉट बन गया होगा। ये आपका इमेज 1 पे डिटेक्ट हो गया, ठीक है, सबका हो गया ये काम। अब आप ना नेक्स्ट इमेज पे आ जाओ, जो ऊपर ब्लिंकर के साथ नहीं है सिंगल स्टेप फॉरवर्ड, उस पर क्लिक करोगे तो इमेज 2 पे चला जाएगा। इमेज 2 पे आप फिर उस डॉट पे जाओ, वहाँ पे उस डॉट पे कुछ नहीं बना हुआ। अब आप फिर उस डॉट पे जाओगे, उसको क्लिक करोगे उस डॉट को, और आप फिर से उसको वही नाम दोगे जो आपने उसको पिछली दफ़ा पिछले इमेज में नाम दिया था। जिस तरह मैंने उसको दिया था IST 2441, ठीक है, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, वापस एक्सेप्ट कर दिया, इस पर भी डॉट आ गया। यही आपने स्टेप चारों इमेजेस के लिए करना होता है। दूसरे के लिए कर लिया सबने, सेम स्टेप ही था, वही नाम देना है, वही नाम देना, नाम चेंज नहीं करना। अगर नाम चेंज करोगे तो रिपोर्ट ख़राब निकलेगी एंड पे, नाम आपने यही देना है। हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि ना आप सिंगल स्टेप फॉरवर्ड करके इमेज 3 पे जाओगे। इमेज 3 पे भी आपको वो डॉट नज़र आ रहा होगा, आपने उस डॉट के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दिया और आपने उसको फिर से वही नाम दे दिया जो आपने पहले वाले को नाम दिया है। मैंने 2441 दिया था, मैं 2441 नहीं दे रहा हूँ। और फिर मैंने चौथे इमेज जो आखिरी मेरा इमेज है उसके लिए भी नाम दे दिया मैंने। बैक एंड फोर्थ जा रहा है, एक लाइन में नहीं जा रहा ये फॉर द सेक ऑफ दिस मैं बताता हूँ कि ना असल में ये एस्ट्रॉयड नहीं है, लेकिन ना असल में ये एस्ट्रॉयड नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ना मैं ये चीज़ें बताता हूँ एंड पे ना कि क्या है। अभी ना मैं फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो जो है ना वो बता रहा हूँ कि किस तरह से नाम देते हैं। ये जो आप काम करने लगो, ये काम डेटा सेट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, यूज़ अप हो चुका हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस समझने में आपको कोई हॉट पिक्सल हो सकता है, वो CMOS डिवाइसेस होती है ना, उसमें कोई हॉट वो उसमें से फोटोन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ ब्राइट नज़र आती है, हालांकि सेम पैच ऑफ स्काई होता है। तो मैंने इसको भी नेम दे दिया IST 2441। अब ना चारों इमेजेस में जो है ना मेरा ये नाम आ गया। अब मैंने जो स्टॉप किया हुआ था ना उसके साथ प्ले का बटन है, मैंने प्ले कर दिया है। अब चारों इमेजेस में जो है ना वो मेरी ब्लू चीज़ जो मैंने मार्क की थी ना वो चारों इमेजेस में जो है ना वो चलना शुरू हो गई है। अगर आप लोगों के चारों में शो हो रही है, इसका मतलब आपने चारों में नेम कर लिया, सेम नाम होना चाहिए, तो दिस मीन्स कि आपने एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ, अभी आपने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर आपने अपने एंड से डिस्कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना इसके लास्ट रो और लास्ट कॉलम में भी एक छोटी सी चीज़ है जो इस तरह थोड़ी सी अजीब तरीके से मूव कर रही है, लेकिन ना मैं अभी उसको मार्क नहीं कर रहा फिलहाल। मैं फ़िलहाल एक के साथ ही आपको सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट यही है। कोई भी चीज़ नज़र हुई ना, अब आप अगर आप मेरा वाला नोमेनक्लेचर फॉलो करें तो आपने रो कॉलम लिखा, अपना टीम में अपना अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस लिखा, और फिर आपने नंबर 1 डिस्कवरी थी या नंबर 2 डिस्कवरी थी वो आपने लिख दिया। आपने ये सब कुछ कर दिया, चारों इमेजेस में के लिए कर दिया एक ऑब्जेक्ट को। फिर आप इमेजेस हमें मिलेंगे डेटा सेट में, हाँ, वो उनमें इसी तरह होगा कि 4 रोज और 4 कॉलम। हाँ, हमेशा 4 रो 4 कॉलम ही होंगे, सब में तरीका यही है सब में। अब ना आपने ना फिर इसको स्कैन कर लिया ना, आपको कोई और चीज़ मूव करती हुई नज़र नहीं आई, तो आपने कहा यार यही है मेरे ख्याल से ना, इसमें और कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, बाकी सब स्टार्स हैं। तो आपने ना फिर ये फाइनल स्टेप है, और ये स्टेप वो है जो आपने जब रिपोर्ट सबमिट करनी है तब आपने करना है। आपने अपना माउस लेके जाना है ऊपर टॉप में, फाइल के ऊपर लेके जाना है, उधर क्लिक करना है फाइल के ऊपर। वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी व्यू MPC रिपोर्ट फाइल, उस पर क्लिक कर दें। कर दिया आप लोगों ने क्लिक? उस पर क्लिक करोगे तो एक ये TXT फाइल खुल जाएगी, ठीक है। अब ये TXT फाइल जो है ना ये आपकी एडिट नहीं हो सकती, आप उसमें कोई बटन वगैरह प्रेस कर दो, एडिट नहीं होती। ये फाइल का एक बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है और आपने इसी को कॉपी पेस्ट करना है उसके अंदर।
जो भी आपको जो डेटा सेट जहाँ से साइन होंगे ना वेबसाइट के पोर्टल से, आप जब वहाँ पे सबमिट करने जाओगे रिपोर्ट, तो आपने आप यही रिपोर्ट कॉपी करके उधर डालनी होगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ या हमारी टीम क्या करती है कि ना हमने ये चीज़ें सेव कर लेते हैं, तो ना हमने इसको कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा, और ना हम एक नोट पैड ओपन करके ना इसको सेव कर लेते हैं। और ये सेव कर लेना ताकि जब आप गूगल फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी जब आप ये एस्ट्रोमेट्री का बंद करोगे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी फ़ौरन। ये ऊपर कुछ नाम वगैरह हैं, आपने वो इग्नोर कर देने। ये हेडर है ऊपर बेसिकली, जो आपने IST 2441 जो आपने लिखा हुआ था ना एस्ट्रॉइड का नाम, वो यहाँ पे चारों फ्रेम में आया हुआ है। आप यहाँ से आखिरी दफ़ा चेक कर सकते हो कि जो एस्ट्रॉइड आपने डिस्कवर किया था वो चारों फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्पेशल केसेस होंगे कि जिसमें 3 केसेस में एस्ट्रॉइड नज़र आता है, चौथे फ्रेम में स्क्रीन से बाहर हो जाता है, मतलब बिल्कुल अगर एज पे होगा तो वो चौथे फ्रेम में हो सकता है बाहर हो जाए। तो वो चीज़ जो है उस केस में भी अगर 3 तक आपको शो हो रहा है ना 3 इमेजेस में, तो तभी आप उसको मार्क कर सकते हो। खैर आपने 3 से कम में जनरली एडवाइस नहीं करते, अनलेस आपको बहुत ही परफेक्ट पता हो कि यार मैं 2 फ्रेम में भी मुझे पता है, मैंने ही सॉफ्टवेयर लिखा है तो मुझे पता है एस्ट्रॉइड यही है, तो तब आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, जनरली रिकमेंडेड नहीं है। फिर आप देखोगे उसके आगे कुछ लिखा आ रहा होगा 31.47 कोई नंबर आ रहा है, फिर ये 4509 पॉइंट समथिंग। अगर आप ये गौर करो तो ये वही उसी जगह के राइट असेंशन और डिक्लिनेशन है जहाँ पे मैंने क्लिक किया था या जहाँ पे आपने क्लिक किया था। उससे आगे उसका 21.2 R ये उसका मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, और उसके आगे F51 है। डिक्लिनेशन का भी बता दो। राइट असेंशन जो है ये आपकी लैटिट्यूड की तरह होती है, नहीं लॉन्गिट्यूड की तरह होती है, और डिक्लिनेशन लैटिट्यूड होती है। ये आप उसमें बता दो। हाँ यही होता है ना, राइट असेंशन जो है आपकी ये वाले इस वाले प्लेन में होती है लॉन्गिट्यूड की तरह, और डिक्लिनेशन इस वाले प्लेन में लैटिट्यूड की तरह होती है। हाँ, अगर कोई चीज़ मतलब टॉप पे है तो उससे उसकी- जैसे नीचे आते जाओगे उस ऊपर है तो उसकी डिक्लिनेशन 0 है या क्या है? आई थिंक 0 है, क्योंकि डिक्लिनेशन नीचे की तरफ होती है। लेकिन हाँ। एस्ट्रोनॉमर्स पीछे बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं ज़रा सही से। तुम लोग बताओ कि ऐसे ही होता है? वो कह रहे हैं ऐसे ही होता है। ऐसी होता है, ऊपर से शुरू होती है और ये सही है डिक्लिनेशन। तो इसको ना हमेशा मैं भी कंफ्यूज कर देता हूँ, तो मैं तो इसको इस तरह याद करता हूँ कि जिस तरह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ पे होते हैं ना, उस तरह स्पेस में राइट असेंशन और डिक्लिनेशन होते हैं। ठीक है, आगे जो भी होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपने कर ली, चेक कर ली। अब जो है ना आपकी रिपोर्ट है रेडी टू सबमिट। अब आपने इसको कॉपी कर लिया सारे के सारे को। आपने यहाँ पे कंट्रोल ए नहीं करना, यहाँ पे अगर कंट्रोल ए प्रेस करोगे ना तो ये सब पता नहीं कुछ अजीब सा खुल जाएगा, वो एस्ट्रोमेटिक डेटा डिटेक्शन खुल जाएगी जो आपने शुरू में स्टेप किया था, वो आपने ओके करोगे आपका फिर से सब कुछ रीसेट हो जाएगा। आपने वो नहीं करना, आपने माउस से सब कुछ सेलेक्ट करना है, एक दफ़ा राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है इसको, और जो अभी गूगल फॉर्म होगा ना उसमें आपने जाके पेस्ट करना है। आपने किसी नोटपैड की फाइल में, जिस तरह ये मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, मैंने पहले से खोली हुई है, मैंने पेस्ट कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे 8 एंट्रीज इसलिए क्योंकि मैंने ना एक 4th रो और 4th कॉलम के अंदर भी एक एस्ट्रॉइड डाला हुआ है यहाँ पे। तो एंड पे जो आपकी चीज़ बनेगी ना उसमें IST 4423 या मतलब कोई भी इस तरह करके ना एक इस वाले डेटा सेट के अंदर 4th रो के 4th कॉलम मतलब लास्ट ग्रिड के अंदर कोई और चीज़ होगी, आपने वो भी डाल देनी है चारों इमेजेस के अंदर जब आप गूगल फॉर्म सबमिट करवा रहे होगे। अगर आप कहते हो तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो, या कर लोगे खुद ही कर लोगे? फॉर्म में यही चीज़ करनी है, गूगल फॉर्म में यही डेटा सेट दिया हुआ है, इसी डेटा सेट को आपने सॉल्व करना है। अब वो मैं आपको एंड पे QR कोड दूंगा, उस पर गूगल फॉर्म है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। फेसबुक पे भी है। नहीं, वो गूगल फॉर्म मेरे वाला नहीं है, मैंने दूसरा गूगल फॉर्म लगाया हुआ है। यहाँ तक कोई सवाल है अभी तक? क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, मतलब यही सारा काम है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। जी आगे। अच्छा, जो डेटा सेट यहाँ पे आता है वो तो एक ही टेलीस्कोप का हवाई का, मैंने उसी के ऊपर काम किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में जब भी किया मैंने, तो सब में तो यही प्रोसेस है। मेरे ख्याल से अगर कोई नया तरीका हो तो वैसे तो ये भी वेबसाइट बहुत अप टू डेट होती है, ये भी नया तरीका बता देती है फ़ौरन, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने यही किया। हो सकता है कोई और तरीका हो जिसका मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आप इस सब चीज़ को कॉपी करेंगे और उस गूगल फॉर्म में पेस्ट कर देंगे जो मैं आपको अभी एंड पे दिखाऊंगा। अच्छा, ये तो ना मैंने आपको सरसरी सा बता दिया है, यहाँ तक सब कुछ हो गया। तो अगर ये हो गया तो आप लोगों ने एस्ट्रोमेट्री का मतलब ऑपरेट करना सीख लिया है। उसमें अब आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपने। मतलब ये थोड़ी बहुत वो है सेटिंग्स वगैरह, ये आपको सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये उनकी एक वो बनी हुई है
स्लाइड सी बनी हुई है कि उसमें कौन सी चीज़ डेटा रिडक्शन के लिए, कौन सी लोड इमेजेस के लिए। मैंने आपको कहा था फाइल में जाके लोड इमेजेस कर लो, आप यहाँ पे रिबन से डायरेक्ट भी लोड इमेजेस कर सकते हो, ठीक है। और आप एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन जो है वो कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड के बहुत तेज़ी से काम करते हो कीबोर्ड पे, तो आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ब्लिंक इमेजेस कर सकते हो, प्लेयर फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आपने अभी सीख लिया, ठीक है। ये देखो, ये फाइल नेम जो आएंगी ना आपको उनकी तरफ से, उसमें लिखा आ रहा होगा पहले PS1 या PS2, ये आप लोगों ने चेंज करना होगा। फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि वो जो ऊपर ये एरो ये नहीं बना हुआ था, रेंच बना हुआ है जो मैकेनिक के पास होता है, ये इस ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे ओपन करोगे और फिर नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल चूज़ कर लोगे, ठीक है। फिर हो सकता है कभी कभी कोई और एरर आ जाए कि जब एस्ट्रोमेट्रिक डेटा रिडक्शन करो तो एक एरर आ जाता है कि यार ये ना मुझे नहीं पता कि कौन से स्टार्स हैं, तो तुम ही बताओ। वो इस तरह की कुछ एरर थ्रो करता है, तो ना उसमें ना आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो, ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग। ये बहुत कम एरर आता है, लेकिन वैसे एक एरर आता है जो कभी कभी आ जाता है, तो आप उसमें सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हो, तो ये चीज़ जो है कैटर हो जाती है। हमने इसके ट्यूटोरियल्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियो फॉर्म में भी हैं, जो गूगल फॉर्म है उस पर सब चीज़ें वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, और वो ट्यूटोरियल्स फरियाल ने बनाए हैं, तो वो उर्दू के अंदर बने हुए हैं, मतलब ताकि पाकिस्तानी मतलब जितने भी लोग हैं उनके लिए बेसिकली है। इंग्लिश में तो इसके ट्यूटोरियल्स वैसे ही बने हुए पड़े हैं, तो हमने उर्दू में बना दिए। अब जो आखिरी चीज़ है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जो एस्ट्रॉइड, मैंने आपको कहा था ना कि यार ये चीज़ मूव कर रही है तो ये एस्ट्रॉइड है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। एस्ट्रॉइड की ना कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आप देख रहे हो ना कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो आपने इन कंडीशंस को देखना है। अगर वो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो वो एस्ट्रॉइड होगा। पहला ये कि ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। आपने देखा होगा कि ना वो चौथे के अंदर ना जो है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर रहा था, तो वैसे तो हम ये कभी कभी रिलैक्सेशन ले लेते हैं कि अगर 3 फ्रेम्स में सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है ना, तो हम उसको मार्क कर देते हैं एज एन एस्ट्रॉइड कि चलो यार, कोई यही कहेगा ना कि नहीं है, चेक तो कर लेगा ना एटलीस्ट एक दफ़ा। लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप अपनी रिपोर्ट को क्लटर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के। खैर, उसके अलावा ये कि ना उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर खुद सोचो कि किसी भी चीज़ को, कोई न्यूटन का लॉ है ना कि किसी चीज़ को अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो चीज़ है ना वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करनी चाहिए। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं मूव करी तो फिर वो कैमरे का कोई मसला है कि हो सकता है जो उसमें जो डिटेक्टर लगे हुए हो ना उसमें फोटोन ज़्यादा एमिट हो रहे हो, या उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सीमॉस डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट हो रहे हो, तो वो इस तरह नहीं होगा काम। ये जो फ्रेम्स है कांस्टेंट टाइम के पीरियड, हाँ, कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ है। हाँ हाँ। फिर जो आपने देखा था कि ना ये ऐसे जब हम किसी चीज़ पर क्लिक करते थे ना, जिस तरह मैं अभी ये इस ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसके यहाँ पे लिखा आ रहा है कि SNR, ये होती है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। आप में से शायद किसी को आइडिया हो कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या होती है। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात सुन सकते हो। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा ना, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है ना वो कम हो जाएगी, नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी, मेरा सिग्नल जो आप तक जा रहा है ना वो कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये होता है ना सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, उतना आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अभी आप लोग सुन सकते हो, यहाँ पे 10 बंदे के दरमियान में बोल रहे होंगे ना, तो आप नहीं सुन पाओगे। तो उसका मतलब है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है ना वो हमारा कम हो गया, नॉइज़ ज़्यादा हो गई है, तो सिग्नल जो रेशो है ना वो कम हो गया। ये ना हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। हर एस्ट्रॉइड जो है ना, अगर वो 5 से कम है, इसका मतलब कोई बहुत वीक सिग्नेचर है, उसको मिस कराओ, वो नॉट वर्थ आवर टाइम है, ठीक है। तो ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हमेशा हर फ्रेम में उसका 5 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो है ना वो शेप में राउंड होना चाहिए थोड़ा सा। अभी वो एक लंबा सा कॉमेट सा आपको ट्रेल सी नज़र आ रही होगी, वो एस्ट्रॉइड नहीं होते, वो मूव भी बड़े इरेटिक तरीके से कर रहे होते हैं, वो चीज़ें एस्ट्रॉइड नहीं होती, ठीक है। फिर ना जो उसका मैग्नीट्यूड है ना, R वाली वैल्यू जो है वो जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी हुई है R20.4। चारों इमेजेस में जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देख लेना। अगर उसमें 1 का डिफरेंस तक तो है ना, तब तो वो एक ही बॉडी, एक ही मतलब एस्ट्रॉइड ही है। अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो भी फॉल्स सिग्नेचर है, वो भी एस्ट्रॉइड नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक एस्ट्रॉइड है, वो गुजर रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो एक ही तरह की जो उस पर लाइट पड़ी उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो उतनी ही कर रहा होगा कुछ उसके अंदर। उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक फ़र्क नहीं आना चाहिए उसके अंदर। कोई बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है तो हो सकता है कि वो कोई और चीज़ हो, एस्ट्रॉइड नहीं हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये गूगल फॉर्म के अंदर ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उस ट्यूटोरियल के अंदर ये प्रेजेंटेशन भी है ये वाली, और वो सब चीज़ें समझाई भी हुई हैं। तो ये मैं सिर्फ एक दफ़ा रिआइटरेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इधर बैठे हो तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे तो हमारा काम जो है ना वो मेन काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर ये PSF पॉइंट स्प्रेड फंक्शन आता है, ये चीज़, ये जो है ना आपने देखना होता है कि ना ये जो है ना तकरीबन क्लोजली फॉलो अलॉन्ग कर रही हो, जो डॉट नहीं बने हुए रेड कर्व के पास, ये ना उसके पास ही हो। अगर आप जिस तरह मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने स्टार के ऊपर क्लिक किया, देखा कितना परफेक्टली उसके ऊपर पॉइंट्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ना इसका पॉइंट स्प्रेड फंक्शन जो है ना वो इस तरह का है कि जो सी गॉसियन बन रही है ना, उस गॉसियन के पास ही पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि जो लाइट आ रही है ना वो एक ही सोर्स से आ रही है। अगर ये बहुत डिस्पर्स होना है, इसका मतलब है कि वो जिस चीज़ को आप देख रहे हो ना वो एस्ट्रॉइड नहीं है, वो कोई नॉइज सिग्नल है
जो कभी इधर से आ रहा है, कभी उसकी लाइट इधर से एमिट हो रही है, कभी उसकी लाइट इधर से एमिट हो रही है, वो लाइट एमिट नहीं हो रही है असल में, वो आपके टेलीस्कोप का मसला है। कोई मशीन कुछ इंस्ट्रूमेंट एरर्स भी होते हैं ना, पड़े होंगे इंस्ट्रूमेंट एरर्स, तो कुछ उस तरह की चीज़ है। इसका आप देखो सिग्नल टू नॉइज रेशो देखो तो ये 118 पे, अब ये स्टार है, अब आप देखो स्टार बड़ा प्रोमिनेंट होता है रात के वक्त, और टेलीस्कोप से देखो तो और भी प्रोमिनेंट होता है, तो फिर उसके सिग्नल टू नॉइज रेशो भी बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रॉइड्स फेंट होते हैं तो उनका सिग्नल टू नॉइज रेशो में हमने 5 की लिमिट लगाई हुई है, 5 से नीचे है तो उसको मिस करा दो, वो नहीं है। हमने जो देखे थे सैंपल एस्ट्रॉइड, उनमें ये फिट नहीं हो रहा था सही तरह नहीं। गॉसियन पे, है ना? हाँ, गॉसियन पे हल्का सा जो था ना उन वो पे नहीं फिट हो रहा था, इसका मतलब है कि वो नॉइज ही थी मोस्टली। नहीं, वैसे देखो तो ना ये कोई आउट ऑफ वो नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स इस पे नहीं आ रहे हाँ, ना। ज़्यादा पॉइंट्स इस पर आना चाहिए, वो जितना क्लोजली मैच करता रहेगा उतना अच्छा है, जितना नहीं भी मैच करता तो वो भी मतलब एज लॉन्ग इसको बहुत इधर उधर ना हो चीज़ तो तब तक ठीक है। जिस तरह मैंने ये क्लिक किया है किसी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर, अब देखो ये कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है, ये चीज़ तो एस्ट्रॉइड है ही ना, यानी ये तो मैंने कोई ऐसी कोई वैक्यूम में क्लिक किया है तो ये कोई नॉइज सी जनरेट हुई है वहाँ पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। लास्टली जो है ना उसकी आखिरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो एस्ट्रॉइड है ना वो 4 में से एटलीस्ट 3 फ्रेम में नज़र आए, 3 फ्रेम में भी अगर वो रूल फॉलो करा, चौथे में वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है ना, तो तब भी आप उसको एस्ट्रॉइड मान सकते हो कि उसे सबमिट करा सकते हो रिपोर्ट के तौर पे। जब आप इस रिपोर्ट को भेजो ना, आपने इसमें कोई बैक स्पेस नहीं प्रेस करनी, कोई स्पेस नहीं प्रेस करनी, इस रिपोर्ट के फॉर्मेट को नहीं चेंज करना, क्योंकि अगर फॉर्मेट को चेंज किया तो वेबसाइट इसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहेगी कि आपने रिपोर्ट गलत लिखी हुई है। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें कोई एस्ट्रॉइड होगा ही नहीं, तो आप उसमें लिखोगे नो मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, लेकिन वो डिफरेंट तरीका है, वो ट्यूटोरियल जब आप सेलेक्ट होगे ना आपको वो भी दिखा देंगे। तो बहरहाल जो एंड प्रोडक्ट जो आपने सबमिट करना होगा ना वेबसाइट के ऊपर, वो अपनी रिपोर्ट वो वाली जो अभी बनाई थी ना व्यू एमपीसी रिपोर्ट, माइनर प्लैनेट सेंटर रिपोर्ट, आपने वो कॉपी पेस्ट करनी होती है उसमें, और उसी से जो है ना आपकी वो सबमिशन होती है। उसी में अगर आपने कोई नई चीज़ ढूंढी है तो वो उसको वेरीफाई करके आपको बता देंगे कि भाई आपने नई चीज़ ढूंढ ली है, तो ये आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट तो चलो वैसे ही दे देते हैं, उसमें वो लगा देते हैं, नासा का भी होता है, IASC का भी होता है, पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी हवाई वाला उनका भी लोगो लगा होता है, वो लगा के देते हैं। और अगर आपकी एस्ट्रॉइड प्रिलिमिनरी के बाद, प्रिलिमिनरी के ना खुद वो आते हैं वेबसाइट पे आते हैं कि आपने डिस्कवरी कर ली, उसके बाद साल बाद आपको एक और सर्टिफिकेट आएगा अगर आपकी कंफर्म डिस्कवरी हो गई, और फिर 6-10 साल बाद आपको एक और आएगा जब आप प्रिलिमिनरी कितने अरसे बाद आ जाता है? जो प्रिलिमिनरी हफ्ते में आ जाता है, एक ही हफ्ते के अंदर, प्रिलिमिनरी 1 हफ्ते के अंदर आता है, प्रोविजनल 1 साल के अंदर आता है, और कंफर्म 6 से 10 साल लगा के आता है। ठीक है, तब तक आप शायद सब अपने बच्चों को लेकर आ रहे हो कि यार अब बताओ ये कैंपेन कैसे करते हैं, तो बच्चों के नाम पे रख देंगे एस्ट्रॉइड का नाम। अच्छा, तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो बता दो, क्योंकि अच्छा अब PSF के बारे में आप पूछ रही हैं कि PSF वाला पॉइंट में रिपीट कर दूँ। PSF का मतलब होता है पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। ये ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक कर्व सी बनी हुई होगी और कुछ डॉट बने हुए होंगे। आपने ना कोशिश ये करनी है, जिस तरह मैं आपको ये दिखाता हूँ किसी ये नहीं सॉरी मैं आपको कोई अच्छा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कर्व देख रही है कि ना, ये जो कर्व है ना उसी के ऊपर डॉट्स बने हुए हैं, बहुत पास पास लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ना ये लाइट एक ही तरफ से आ रही है। दिस इज़ अ गुड थिंग, ऐसे ही होना चाहिए ज़्यादातर चीज़ों के अंदर। जिस एस्ट्रॉइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना उसका पॉइंट स्प्रेड फंक्शन कुछ इस तरह का दिखना चाहिए कि वो लाइन के पास पास ही डॉट्स हों। अगर आप किसी रैंडम जगह पे क्लिक करेंगे ना तो आप देख रही हैं पॉइंट बड़े स्प्रेड हुए हुए हैं कर्व के अराउंड। नहीं, ये कर्व मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कर्व किस के ऊपर बना हुआ है। एक पॉइंट स्प्रेड फंक्शन होता है, वो ना बताता है कि बस एस्टिमेट बताता है कि यार अगर इस कर्व को चीज़ें फॉलो कर रही है ना, मुझे इसके पीछे की मैथमेटिक्स सही से नहीं पता, तो वो बस ये बताता है कि यार इस कर्व के जो पास पास के अगर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि लाइट एक ही सोर्स से आ रही है जो उस पॉइंट पे रिसीव हो रही है। अगर वो डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं तो फिर वो कह रहे हैं या तो वहाँ पे कोई सोर्स है ही नहीं या फिर कोई रैंडम ही लाइट की आ रही है, तो वो चीज़ डिटेक्शन नहीं है ना। कोई सोर्स है ना लाइट की, तो वो ना इस तरह का कर्व फॉलो करती है। हाँ। उसके सेंटर में से सबसे ज़्यादा लाइट आती है, उसकी एजेस में से कम लाइट आती है, और वो ना एक गॉसियन की तरह वो फॉलो ऑफ करती है। तो अगर एक रैंडम सोर्स ऑफ लाइट है तो वो फिर इस तरह के कर्व को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन रियल पॉइंट सोर्स है तो फिर वो इस तरह के कर्व को फॉलो करेगी। तो वो कर्व फिटिंग कर रहे हैं बस हाँ। डेटा पे। हाँ ठीक है, देख रहे हैं कि गॉसियन कोई फिट आता है इस पे या नहीं। ऐसी है कि जो लाइट सोर्स है सेंटर में ज़रा ज़्यादा होगी, एजेस पे थोड़ी सी कम होगी, तो वो एक गॉसियन से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। उसके पास जितने पास डेटा पॉइंट्स होंगे इतनी अच्छी फिटिंग है उसकी, तो ये सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, ये पॉइंट है। अच्छा, और एक जो आपने रिपोर्ट जनरेशन वाला पॉइंट बताया, उसमें फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2 फ्रेम्स के अंदर फाइंड किया, 3rd फ्रेम में मुझे नहीं मिला या 4th फ्रेम में नहीं मिला, तो मैं रिपोर्ट के अंदर से वो वाली रोज़ ओमिट कर सकती हूँ जब मैं इसको सबमिट करूँ? अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
ये मैंने कवर नहीं किया, लेकिन ना ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ना मैंने इस चीज़ को ना मार्क कर दिया कि यार ये जो है ना ये है IST 1111, फ़र्ज़ करें, ठीक है। और ना मुझे बाद में पता लगा यार मैंने तो काम कर लिया रिपोर्ट में, लेकिन ना ये चीज़ तो स्टार थी या फिर ये तो एस्ट्रॉयड था ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, रिपोर्ट में ना मैं इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता किसी चीज़ को। ये टॉप पे आ रहा है IST 111। अब इसके दो काम है, या तो आप एस्ट्रोमेट्रिक का बंद करें पूरा, फिर से रिस्टार्ट करें, या फिर ना आप इसको कॉपी करेंगे ना पूरी की पूरी इसको लाइन को, तो आप इसको नोटपैड में ले जाएं यहाँ पे, या आप इसको पेस्ट करें, और उस पेस्ट करते हुए ना ये वाला लाइन जो है ना मैनुअली डिलीट करके ना पिछली लाइन को ऊपर लें, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, कोई और सवाल? अच्छा, अब मैं ना आपको इन पे बस वो लिंक वगैरह दिखाया था, गूगल लिंक, आप वो देख लेना, फिर आप लोग QR कोड स्कैनर है किसी के मोबाइल में? एक मिनट, सॉरी यार ये क्या हो गया। अच्छा, ये दोनों सेम ही हैं QRs, किसी के भी कैमरा में अगर कोई है तो ये गूगल लिंक जो है ये कर सकता है। नहीं तो हम लोग IST, मेरी यूनिवर्सिटी है IST जहाँ से मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया, वहाँ की स्पेस सोसाइटी IST, तो पीछे बच्चे भी आए हुए हैं स्पेस सोसाइटी IST के सारे, तो उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो है ना ये लगा हुआ है गूगल फॉर्म भी, वहाँ से भी उठा सकते हो। फिर स्पेस जनरेशन एडवाइजरी काउंसिल पाकिस्तान जो है उसके भी सोशल मीडिया पेजेस पे लगा हुआ है। अटक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, इसमें हमारी पार्टनर है, उसमें भी लगा हुआ है, और मेरे खुद लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं ना कहीं पे लगा होगा ये वाला लिंक। तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप मुझे बाद में अप्रोच कर सकते हो, मुझसे ले सकते हो ये। तो ये जो है ना ये जो इस तरह की कैंपेन्स हैं, अब चले काम तो सारा ख़त्म वगैरह हो गया, लेकिन ना जो मेरा आखिरी है ना मतलब इस स्टॉक को एंड करने के लिए वो ये कि जब से मैं बचपन से ना मुझे स्पेस का काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें होती ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लाइक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में शायद, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पहले इस पे काम किया हो, क्योंकि मैंने खुद इस पे पहली दफ़ा ही काम करके सीखा था ये। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बाहरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। तो हम जो गैप फील करते हैं ना अपनी जनरेशन के अंदर कि ये हमारी जनरेशन में ये गैप था, हम वही कोशिश करें कि उसी गैप को फिल करना शुरू कर दें। तो ये जो हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है, ये सेकंड ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन, अगर मतलब हिम्मत वगैरह हुई तो इंशाल्लाह अगले साल भी करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। लेकिन ना हम चाहते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह की कैंपेन या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पाकिस्तान में और होनी चाहिए। तो ये हम स्टेम या स्पेस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप लोग करते हैं, आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उनको शेयर ज़रूर करें, और ये जो है ना इल्म बांटने से बढ़ता है। मैंने इतना अर्सा काम किया है, वो मुझे PSF प्लॉट अभी तक नहीं सही से समझ आते हैं। अभी शैयार ने एक बात की है तो मुझे लगा कि हाँ यार इस तरह लॉजिक जो है ना फिट हो सकती है उसके ऊपर। तो इस तरह ना इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आपको भी जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिले ना, आप बजाय ऐसे कि खुद ही उसके ऊपर बैठ जाओ, आप सबके साथ शेयर करो वो चीज़ें, और कोशिश करो किस तरह के इनिशिएटिव जो है ना पाकिस्तान में लेकर आओ। और हाँ, ये कैंपेन में जितने भी लोग आएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई पैसे नहीं चार्ज करते इसके, या मैं यहाँ पे आया हूँ हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते इन चीज़ों के। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल वॉलंटरी है हमारी तरफ से, सर्विस एक कम्युनिटी सर्विस है। तो आप लोग इसमें आओ, अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो गूगल फॉर्म वगैरह फिल करो, और आप लोग जो है वो चीज़ें सीखोगे। दैट इज़ ऑल। इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं ना, खुद से भी कर सकते हैं ना, खुद से भी कर सकते हैं, वो आपको वेबसाइट से एक और तरीका है, ये राउंड चलता रहता है। आप इसको इस वाली कैंपेन में अगर हमारे साथ करना चाहते हो, 40 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ करना चाहते हो तो वो अलग है। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो 2-3 महीने के बाद की डेट मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी आपको। कोई और सवाल? चलो, थैंक यू सो मच।